अब हमने जो सीखना है वो हम सीखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। इससे रिलेटेड जो एफएक्यू है ना, एफएक्यू से डायरेक्टली इसको करते हैं हम। एफएक्यू में आपसे बोलेगा फाइंड द परसेंटेज। सही है, आपका माइक ठीक हुआ है या नहीं? फाइंड द परसेंटेज मेरे क्लास में सिर्फ मैं हूँ, बाकी ऑफ सबने लीव की हाइड्रोजन, है। अच्छा चलो कोई नहीं, ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है। अब इसको करने का तरीका ये हुआ करेगा कि हम जब भी जिस भी कंपाउंड की बात हो रही है और जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है, हम कंपाउंड के लिए उसका पहले एमआर का फॉर्मूला लिखा करेंगे। ठीक है, यानी उसका एमआर निकाला करेंगे। उसमें देखा करेंगे कि उस स्पेसिफिक एलिमेंट जिसकी परसेंटेज पूछी हुई है उसकी तरफ से कितनी कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में। तो हमेशा आपने खोल के लिखना है ताकि आपको नजर आ रहा हो कि हाइड्रोजन की तरफ से कितना होगा वाटर में, एंड फ्रॉम ऑक्सीजन कितना परसेंट वो मैथ्स उसको डोनेट करके दे रहे हैं। वाटर का मतलब है H2O में कितनी परसेंट आपके पास क्या है, हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछी है उसने कितनी है इसमें। ठीक है, तो इसको करने का हमारे पास सिंपल सा तरीका होगा। हम अपने पास H2O के लिए उसका निकालेंगे एमआर। ठीक है, तो एम आर ऑफ H2O किसके इक्वल आएगा, इसमें आपके पास 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास होता है, यानी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन है, या ये हाइड्रोजन की तरफ से आने वाला मास है, प्लस 1 टाइम्स इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमारे पास एम आर हम निकालते हैं। तो हमारे पास एम आर बनता है 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास जो कि कितना है 1 ग्राम्स, प्लस 1 टाइम्स ऑक्सीजन का मास जो कि कितना है 16 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास एम आर आ जाता है 2 ग्राम्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम्स फ्रॉम ऑक्सीजन। तो एम आर टोटल कितना बनता है 18 ग्राम्स। ठीक है, अब काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है कि वाटर में कितनी है। यानी ये हमारे पास आ गया टोटल मैस ऑफ वाटर, टोटल मैस ऑफ वाटर। और ये हमारे पास आ गया 2 ग्राम्स जो कि किसकी तरफ से आने वाला मैस है, हाइड्रोजन की तरफ से आ रहा है। तो ये मैस है फ्रॉम हाइड्रोजन ओनली, फ्रॉम हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम ये इसको इस तरह कह लेते हैं कि 2 मार्क्स हाइड्रोजन ने ऑब्टेन किए फ्रॉम द टोटल मार्क्स जो कि 18 थे। ठीक है, तो हम एमआर इस वजह से निकालते हैं। हम देखते हैं क्या, अगर उसके 1 मोल का मैस हो तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन की तरफ से है, उसके जरिए हम निकाल सकते हैं उसकी परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ वाटर से, कि मार्क्स ऑफ हाइड्रोजन कितने, टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से मार्क्स ऑफ हाइड्रोजन आपने ऊपर डालने, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगी एलिमेंट की, कि 2 ग्राम्स जो है वो हाइड्रोजन का मास है इस पूरे वाटर में, और टोटल वाटर का जो मास था वो 18 ग्राम्स था इनटू 100। तो ये आप करके देखें कितना जवाब आता है। 11.11 तो 11.11% वाटर में कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन। इसी तरह आगे आपको वो ये बोल दे कि ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो अब डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि हमारे एक दफा निकाल चुके हैं ऑक्सीजन का इस टोटल मास में कितने मार्क्स या कितना कंट्रीब्यूशन था, 16 ग्राम्स का। ये ऊपर देखो ना, ऑक्सीजन के लिए कैरी करते ला रहे थे हम उसको। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कैसे बनेगी, कि मास जो ऑक्सीजन की तरफ से आया है दैट इज 16 ग्राम्स, और जो टोटल मास ऑफ वाटर है उससे उसको डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम से इनटू 100। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 88.88। 80, 8.88। 88.88%। तो अगर हम बताएं तो किसकी परसेंटेज वाटर में ज्यादा होती है मैस वाइज, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अब इसी जवाब को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, हमें ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी। हम इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। और हमें ये पता है कि 100% जो है वो बनाया है हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने, दोनों के अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने 100% मैस बनाया है ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमें पता लग गया है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 11.11%। तो ऑक्सीजन की कितनी होगी फाइंड कर सकते हैं सब्जेक्ट बना के, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 100 में से अगर मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस कर दूं तो हमारे पास किसकी परसेंटेज बच जाएगी पीछे, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन। परसेंटेज बन जाएगी, जो कि यहाँ से भी 88.88% आएगा। ये ऑक्सीजन सही। की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। तो सिंपली हमने सिर्फ क्या करना है, हमने एमआर को बेसिस लेते हुए उसको बेसिस बना के हमने देखना है कि उस एमआर में कितना कंट्रीब्यूशन है उस एलिमेंट की तरफ से जिसकी परसेंटेज पूछी हुई है, वो कंट्रीब्यूशन उस एलिमेंट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स है, और जो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड है वो टोटल मार्क्स है। उसके बाद सिर्फ आपने परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोर एफएक्यू। वो आपसे कहता है फाइंड द परसेंटेज या कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन। तो अगेन बेसिस हमारा क्या होगा, हम इसका मीथेन का एमआर लेंगे, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसका एमआर निकालेंगे, बेसिस है हमारा। ठीक है,
तो हम इसका एमआर निकालते हैं। एमआर ऑफ मीथेन बनाता है एक कार्बन का मास और साथ 4 टाइम्स हाइड्रोजन का मास मिलके आपको एमआर ऑफ, यानी 1 मोल का मास ऑफ आपको क्या देंगे, मीथेन देंगे। तो हमारे पास एमआर निकलेगा, कार्बन की तरफ से आएंगे 1 टाइम्स 12 ग्राम्स प्लस 4 टाइम्स 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से आएगा। तो हमारे पास एम आर बन जाएगा 12 ग्राम्स फ्रॉम कार्बन एंड 4 ग्राम्स फ्रॉम हाइड्रोजन। तो हमारा टोटल एम आर बनता है 16 ग्राम्स। तो ये जो टोटल मास है, इसमें अब हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है कितनी है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें, तो कार्बन का मास कितना है इस टोटल मास के अंदर, 16 ग्राम्स में 12 12 ग्राम्स कार्बन की तरफ से। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है टोटल 16 ग्राम्स में, इंटू 100 कितना बनता है हमारे पास। 75। तो ये 75% मीथेन में कार्बन होती है। और अगर हम हाइड्रोजन का निकालें, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन की तरफ से 4 ग्राम की कंट्रीब्यूशन है। तो 4 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 16 ग्राम्स इंटू 100, ये कितना बनेगा, 25। 25% बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो अपने पास एक नोट लिख लो कि इसी को करने का एक और तरीका ये था कि मुझे पता था 100% मैस बनाएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों मिला के 100% है। तो अगर मुझे कार्बन की फाइंड आउट कर लिया मैंने कि वो 75% है, तो हाइड्रोजन इधर से भी निकल आता 100 में से माइनस करके, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाती है। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज बनती 25%। तो आप इसी के साथ एक नोट लिख लें कि द टोटल percentage of all elements in a compound will always be 100%। ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स की परसेंटेजेस करें तो हमारे पास हमेशा 100% आएगा। आगे आपसे कहता है ठीक है सर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। 2 मिनट देना महेंद्र जी। तो आपसे कहता है जी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NH4+ और NO3 1- के बीच में बनेगा। तो चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, NH4NO3 आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है, हमारा बेसिस क्या है, एमआर। तो हम एमआर की बेसिस पे देखते हैं इसमें कितने नाइट्रोजन हैं। 2 टाइम्स नाइट्रोजन का दो। मास है, प्लस 4 टाइम्स इसमें हाइड्रोजन का मास है, प्लस 3 टाइम्स इसमें ऑक्सीजन का मास है। तो इसका एमआर कितना बनना चाहिए, तो 2 टाइम्स N7 14 ग्राम्स होता है, प्लस 4 टाइम्स 1 ग्राम, प्लस 3 टाइम्स 16 ग्राम्स। तो अब अगर यहाँ से हम एमआर निकालें, तो ये बन जाएगा 28 ग्राम्स प्लस 4 ग्राम्स प्लस 3 टाइम्स 16 कितना बनता है, 48। 48 ग्राम्स। तो टोटल कितना आ रहा है। 80। ठीक है, तो टोटल मास जो बनता है वो 80 ग्राम्स है, जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों की कंट्रीब्यूशन है। अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अगर परसेंटेज निकालनी है, तो वो हमें कैसे निकलेगी, नाइट्रोजन की तरफ से आने वाला मास कितना है, 28 ग्राम्स आउट ऑफ 80 ग्राम्स। तो 28 मार्क्स हैं आपके पास नाइट्रोजन के आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो इंटू 100%। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 35। 35%। ठीक हाँ है, जी। ये हमारे पास 35%। इसी तरह नेक्स्ट आपसे ये कह देते हैं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी बता दें, तो वो कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन की तरफ से 4 ग्राम्स की कंट्रीब्यूशन है। तो 4 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 80 ग्राम्स इंटू 100%, तो कितना बनेगा, 5। तो 5% जो है ये हाइड्रोजन की क्या है, कंट्रीब्यूशन है। अब ऑक्सीजन की निकालने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप ऑक्सीजन के लिए भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला लगा के 48 ग्राम्स इज फ्रॉम ऑक्सीजन आउट ऑफ 80 ग्राम्स, इस तरह करके निकाल लें, तो वो कितना बनेगा, 60। 60% बनेगा। या फिर क्योंकि अब हमें टोटल में से दो पता लग चुके थे, तो तीसरा हम 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। इन सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे किसके इक्वल आएंगे, 100% के। नाइट्रोजन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज, इन सब परसेंटेजेस का सम करें अगर, तो हमारे पास 100% क्रिएट होता है। तो हम 100% में से अगर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी थी, 35% निकाल चुके थे हम, और हाइड्रोजन की थी 5%, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली जा सकती है, एक ही अननोन है सिर्फ। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 - 40 कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, जो कि कितनी बनती है, 60%। ठीक है, तो जब आपको तीन टोटल एलिमेंट्स है उसमें से दो नोन हो, तो हम 100 में से माइनस करके तीसरा निकाल सकते हैं फिर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कहता है जी कैलकुलेट
the percentage of nitrogen and phosphorus in ammonium phosphate, in ammonium phosphate। अब अमोनियम फॉस्फेट है NH4+ और PO4 3- के बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनेगा NH4 होल थ्राइस PO4। तो अब जरा इसका MR निकालने की तरफ जाते हैं, तो MR में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं टोटल? 3। 3 दफा नाइट्रोजन का मास है, 12 दफा हाइड्रोजन का मास है, 4 × 3, 1 दफा फॉस्फोरस का मास है, और 4 दफा ऑक्सीजन का मास है। तो अब हम निकालते हैं जी, MR आएगा हमारे पास 3 × 14 ग्राम्स नाइट्रोजन की तरफ से है, 12 × 1 ग्राम हाइड्रोजन की तरफ से है, 1 × 31 ग्राम्स फॉस्फोरस की तरफ से है, प्लस 4 × 16 ग्राम्स हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ से है। तो हमारे पास MR कितना बनेगा जी? 3 × 14 कितना बनेगा? 42 तो ये आ गया 42 ग्राम्स प्लस 12 ग्राम्स +12 प्लस थर्टी और वन ग्राम्स प्लस 64 64 ग्राम्स, तो टोटल कितना बनता है MR? 149। 149 ग्राम्स। ये पता है ना, इधर मैं क्यों नहीं डायरेक्टली सारों को सम कर रहा? इस वजह से नहीं कर रहे ताकि हमें पता हो हर एलिमेंट की तरफ से आने वाला अपना अपना मैथ कितना है। ठीक है, अगर हम इधर डायरेक्टली सारा सॉल्व करके 149 पहुंच जाए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने ये जानबूझ के मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, सबका सेपरेट सेपरेट मैथ्स कितना कितना है, इसके टोटल टोटल आ रहे हैं। तो 149 ग्राम्स बनता है, ये हमारा टोटल मैथ्स है। अब उसने बोला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो और परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालो। तो इस टोटल मैथ्स में नाइट्रोजन की तरफ से आने वाला मैथ्स इज 42। तो 42 ग्राम्स आ रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ से आउट ऑफ 149 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। तो इंटू 100 ये कितना बनता है? 28.18। तो 28.18% बनता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की तरफ से आ रहा था ये 31 ग्राम्स। तो फॉस्फोरस की परसेंटेज कितनी बनेगी? 31 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 149 ग्राम्स इंटू 100 कितना बनेगा? 20.80। तो 20.80%। क्लियर है? परसेंटेज किस तरह निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड्स में? जी सर, मैथ्स को क्लियर। बेसिस लेते हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, कॉन्सेप्ट नंबर बनता है 4। तो कॉन्सेप्ट 4 कहते हैं जी, हाउ टू फाइंड द mass of an element, the mass of an element in a given mass of compound containing that element। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का आप मैस कैसे निकालते हो? एक गिवन मैस ऑफ कंपाउंड के अंदर जिसमें वो एलिमेंट मौजूद हो, उसको किस तरह निकालना है? तो इसके लिए हमें हमेशा एक स्टैंडर्ड पता होता है कि अगर उसका 1 मोल का मैस हो उस कंपाउंड का, तो उसमें कितना वो एलिमेंट आ रहे हैं। ये भी हम ऊपर से यही सीख के आए हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमें इसके एग्जाम्पल एक देखते हैं, उससे जरा ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो FAQ में वो कहता है, कैलकुलेट द मैस, कैलकुलेट द मैस ऑफ एल्यूमिनियम in 20 grams of aluminium ऑक्साइड। उसने आपसे पूछा है एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, यानी एल्यूमिनियम एलिमेंट का मास कितना है इन 20 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। इस 20 ग्राम्स ऑफ Al2O3 में हमारे पास कितना एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, ये बताना है हमने उसको। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमें अगेन हम बेसिस लेंगे कि अगर 1 मोल का मास हो हमारे पास ऑफ Al2O3, जो कि क्या है हमारे लिए MR, कि अगर Al2O3 का 1 मोल का मास हो तो उसको तो हम डायरेक्टली उधर से पता कर सकते हैं उसमें कितना एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल के मास में तो हमें पता है, कैसे पता है मैं बताता हूँ। तो अब हमने अपने पास रेशो पहले तैयार करना है कि रेशो किसके बीच में? रेशो है मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मास ऑफ एल्यूमिनियम के बीच में। कैसे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना मास ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट है, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रेशो मास ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट। ठीक है, अब हमें इसके बारे में एक स्टैंडर्ड पता है खुद से कि अगर इसी कंपाउंड का 1 मोल का मास ले लूं यानी MR जितना मास ले लूं, तो फिर उसमें कितना एल्यूमिनियम का मास होगा ये मैं फाइंड कर सकता हूँ थ्रू MR। ठीक है ना, तो एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है आपको हमेशा जिसके थ्रू आप रेशो लगाओगे। तो इसके लिए साइड पे आते हैं, हमारे पास इसका क्या निकालेंगे, हम MR निकालेंगे। तो MR निकालने के लिए नीचे आता हूँ, हमारे पास MR इसका कैसे बनेगा, इसमें 2 दफा एल्यूमिनियम का मास होगा और 3 दफा इसमें ऑक्सीजन का मास होगा।
तो एम आर कितना बनेगा हमारे पास, 2 टाइम्स 13 27 ग्राम्स होता है, प्लस 3 टाइम्स वेट 16 ग्राम्स होता है। तो ये टोटल एम आर कितना बनता है इसका, 102। तो ये बनता है 102 ग्राम्स। अब हमें क्या पता चल चुका है कि इस 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3 में, 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3 में एल्यूमिनियम कितना आता है, 2 टाइम्स 27 ग्राम्स, जो कि कितना बनेगा, 54। 54 ग्राम्स। यानी इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो हमारी तरफ से एल्यूमिनियम की तरफ से एम आर में कितना आ रहा है, 54 ग्राम्स, और ऑक्सीजन की तरफ से 48 ग्राम्स। 48। तो हमारे पास एम आर बन रहा था 102 ग्राम्स। तब हम इस तरह देख लेते हैं, अब हमें स्टैंडर्ड पता लग रहा है कि 1 मोल का मास ऑफ, अगर ये कंपाउंड ले लूं मैं Al2O3 का, तो उसमें एल्यूमिनियम 54 ग्राम्स, उतने में एल्यूमिनियम जो है वो 54 ग्राम्स होता है। यानी अगर 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3 होता, तो उसमें 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम होती है। अब आपने कितना ग्राम्स ऑफ Al2O3 लिया, 20 ग्राम्स, तो उसमें कितनी होनी चाहिए, अब हम रेशो लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड हमें मिल चुका है। तो एक्स ग्राम्स होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा 102x इज इक्वल टू 54 × 20, एंड x इज इक्वल टू 54 × 20 डिवाइडेड बाई 102। तो यहाँ से कितना आता है हमारे पास, 10.58। तो 10.58 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो मौजूद होती है 20 ग्राम्स ऑफ Al2O3 के कंपाउंड में। ठीक है ना। ये समझ आ रहा है ना, मैंने स्टैंडर्ड क्या निकाले, कि स्टैंडर्ड से मुझे ये पता लग रहा है, एमआर से ये पता लग रहा है कि अगर एक 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3 होते, तो उसमें तो 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम होती है। यानी एल्यूमिनियम इतने ग्राम्स उसमें पाया जाता है, एमआर से पता लगा मुझे। तो अगर 20 ग्राम्स यही कंपाउंड का ले लूँ, तो फिर उसमें एल्यूमिनियम उस हिसाब से कितना होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। फिर आपसे कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं जी कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन 1 kg ऑफ अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। अगेन इस 1 kg ऑफ अमोनियम सल्फेट को तो अभी छोड़ दो, पहले देखो पूछा क्या है। उसने पूछा नाइट्रोजन के एलिमेंट का मास बताएं, मास ऑफ नाइट्रोजन पूछी है, गिवन मास ऑफ अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4 के। फिर हमें रेशो किसके बीच में लगाना है, हमने देखना है कि यार मास ऑफ अमोनियम सल्फेट और मास ऑफ नाइट्रोजन जो उसमें मौजूद है उसके बीच में रेशो लगानी। अगेन पहले अमोनियम सल्फेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एमआर, और देखना पड़ेगा कितना नाइट्रोजन उसके एमआर में मिलता है हमें। ठीक है। तो हम अपने पास इधर सबसे पहले एमआर निकालते हैं। तो एमआर इसका कैसे निकलेगा, इसमें 2 टाइम्स नाइट्रोजन का मास है, प्लस 8 टाइम्स इसमें हाइड्रोजन का मास है, प्लस 1 टाइम्स सल्फर का मास है, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का मास है। तो हमारे पास नाइट्रोजन बनता है 2 टाइम्स 14 ग्राम्स, प्लस 8 टाइम्स 1 ग्राम, प्लस सल्फर होता है 32, तो 32 ग्राम्स, प्लस 4 टाइम्स 16 ग्राम्स। तो जरा ये वैल्यूज मुझे बताना बारी बारी, पहली वाली कितनी बनती है। 28। ठीक है, 2 मिनट जी। तो फर्स्ट वाली हमारे पास बनती है 28 ग्राम्स, प्लस 8 ग्राम्स, प्लस 32 ग्राम्स, प्लस ये कितनी बनेगी, 64 ग्राम्स। 64। तो टोटल हमारे पास एमआर कितना आ गया तो 132। यह आया 132 ग्राम्स। यानी ये हमें बता रहा है कि 132 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का कितना मास था, 28। 28 ग्राम्स। तो हमें यहाँ से स्टैंडर्ड मिला एमआर से, कि इसका मतलब है 132 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट में अगर 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, तो 1 kg ऑफ अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन का मास होना चाहिए। और क्योंकि हम यूनिट ग्राम्स में लेके चल रहे हैं, तो हम इसी 1 kg को क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1000 ग्राम्स लिख सकते हो ना इसकी जगह, 1 kg इज हाँ इक्वल जी। टू 1000 ग्राम्स। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि 1000 ग्राम्स में कितना हमारे पास नाइट्रोजन होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 132 × x इज इक्वल टू 28 × 1000, एंड x इज इक्वल टू 28 × 1000 डिवाइडेड बाई 132। तो ये कितना आता है x, 212.12। तो 212.12 ग्राम्स। और यही आंसर अगर सही। केजीज में देना होता, तो आप ग्राम टू किस में चले जाते, केजीज में जाते, तो केजी में। स्मॉल टू बिग जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं इसको, तो हमारे पास केजीज में वैल्यू कितनी बनती है, जीरो पॉइंट 0.212। टू वन टू के जी बन जाता।
ठीक है, तो बस बेसिकली क्या करना है, हमें एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए यूनिटरी लगाने से पहले, और वो स्टैंडर्ड हमें एमआर से पता लगेगा कि अगर एमआर जितना मैस हो तो उस कंपाउंड में कितना वो एलिमेंट मैस कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, यानी उसका कितना मैस उसके अंदर पड़ा होता है। तो अगर उसने जितनी गिवन मैस है उसमें फिर कितना होना चाहिए। ठीक है ना, हमारा टॉपिक था कि किसी भी एलिमेंट का मैस आप एक गिवन मैस ऑफ कंपाउंड में कैसे निकाल सकते हैं इफ दैट कंपाउंड कंटेन्स दैट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है जी, कैलकुलेट, कहता है कैलकुलेट द मैस ऑफ नाइट्रोजन in a 2 kg in a 2 kg bag of ammonium nitrate। अगेन केजी से कंफ्यूज नहीं होना, केजी को, इसी 2 केजी को मैं कैसे लिख सकता हूँ ग्राम्स में, 2000 ग्राम्स लिख सकता हूँ, तो 2 केजी भूल जाओ। अब वो बोल रहे हैं नाइट्रोजन का मास बताओ, अमोनियम नाइट्रेट अगर आपके पास 2 केजी यानी 2000 ग्राम्स पड़ा हो, तो रेशो किसके बीच में है, मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट के बीच में, और इसके अंदर पड़ा हुआ मास ऑफ नाइट्रोजन के बीच में। स्टैंडर्ड कहाँ से निकलेगा, एमआर से। एमआर एक बात बताएगा आपको, तो एमआर की वर्किंग नीचे करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट में एक नाइट्रोजन है, दो है, एक दो नाइट्रोजन है, 2 टाइम्स नाइट्रोजन का मास प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन का मास प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का मास है। तो यहाँ से हम एमआर निकालते हैं, तो 2 टाइम्स 14 ग्राम्स फ्रॉम नाइट्रोजन, 4 टाइम्स 1 ग्राम फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस 3 टाइम्स 16 ग्राम्स फ्रॉम ऑक्सीजन। ये कितने बनेगी, 28 ग्राम्स प्लस 4 ग्राम्स प्लस 3 टाइम्स 16, 48 48 ग्राम्स। टोटल एमआर कितना आ जाता है हमारे पास, 80 80 आता 80 है। ग्राम्स। हाँ जी। ठीक है, तो 80 ग्राम्स हमारे पास टोटल एमआर आ गए। अब एमआर के अंदर यानी इसके 1 मोल के मास के अंदर, यानी इसके 80 ग्राम्स के अंदर कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, 28। 28 ग्राम्स पाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये बात पता लग गई एमआर से कि इसका अगर 80 ग्राम्स हो तो उसमें 28 ग्राम्स होते हैं। तो अगर 2000 ग्राम्स ऑफ यही अमोनियम नाइट्रेट ले लें तो उसमें कितने होने चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू, बता रही हूँ 700। तो ये बनेगा 700 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। यही जवाब अगर केजीज में देना पड़ जाता तो कितना बनता, तो हमारे पास इन केजीज क्या बनता, डिवाइड बाय 1000 करते तो हमारे पास बन जाता 0.7 केजीज ऑफ नाइट्रोजन, यानी हर दो सही। केजी के अंदर 0.7 केजी ऑफ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ठीक है। ये भी एक इजी सा टॉपिक है, बस याद रखना है बेसिस किस चीज को बनाते हैं। यहाँ पे एमआर से हमने स्टैंडर्ड निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5, और वो है जी टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। टाइप्स ऑफ फॉर्मूले, दो किस्म के फॉर्मूलाज हैं जो मोल्स में आपने समझने हैं, और उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एक जो पहली टाइप ऑफ फॉर्मूला है दैट इज नोन एज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो दूसरा टाइप ऑफ फॉर्मूला है इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एक को हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरे को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, तो अब जरा हम आते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या चीज़ है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क है। पहले जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि हमने पहले भी नाम सुना हुआ है, उसकी तरफ आते हैं। तो हम उसको कहते हैं जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इट इज सच अ फॉर्मूला which gives which gives us the exact number of atoms of all the elements present in a compound। यानी किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की तरफ से जो जो एटम आ रहा है उसका कितना टोटल आ रहा है, कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है, वो आपको कौन बताएगा, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, जबकि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या बताता है, तो उसको हम कहते हैं जी इट इज सच अ फॉर्मूला इट इज सच अ फॉर्मूला which gives us the simplest whole number ratio whole number ratio of all the elements। हमें क्या बताता है, हमें होल नंबर रेशियो बताता है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, हमें उनके बीच में रेशियो बता देता है कि किस हिसाब से ये एलिमेंट्स पड़े होंगे। यानी एक एलिमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 1 टाइम्स है तो दूसरा उसका डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर एक एलिमेंट 5 टाइम्स है तो दूसरा उसके साथ 9 टाइम्स होना चाहिए, इस तरह करके हमें बताया करेगा कि हर एक एलिमेंट की किस रेशियो में आपस में जुड़ना चाहिए उनको। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड नहीं है, बस सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कह सकते हैं इसको।
ठीक है, तो होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। जबकि इसी ग्लूकोज का अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। कैसे? हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। आप उनको सिंप्लीफाई करते करते इस हद तक सिंप्लीफाई करते हैं कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन ना हो पाए, और अगर हो भी रही है तो कोई आपका रिजल्टिंग जो है वो डेसिमल नंबर आना शुरू हो जाए। आपने होल नंबर्स में रहते हुए सब ज्यादा सिंप्लीफाई जितनी हद तक कर सकते हैं अपना करना है। ठीक है, तो इसी तरह इसकी एग्जाम्पल जो है हम यहीं पे करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारे नंबर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि ये सब डिवाइड हो सके और जवाब होल नंबर्स में है। तो क्या 2 से सारे डिवाइड होते हैं? हाँ जी, क्या ये तमाम नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं? जी सर होता है। बिल्कुल होते हैं। तो हम सबको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो ये सारे 2 से होते हैं, इस वजह से मैंने सबको 2 से डिवाइड किया। तो ये बनेगा 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3। तो मेरे पास अभी के लिए जो रिजल्टिंग फॉर्मूला आ रहा है दैट इज C3H6O3। क्या इसके बाद फर्दर कोई ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर सके? हाँ जी 3 से हो सकता है। बिल्कुल है। तो हम अभी भी करेंगे, रुकेंगे नहीं यहाँ पे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारे डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना सबको, तो 3 से सबको डिवाइड कर दो। तो हमारे पास 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 1। अब हमारे पास जो रिजल्टिंग फॉर्मूला आता है दैट इज C1H2O1। अब कोई ऐसा नंबर मिलता है जिससे हम सबको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, और अगर हम सबको 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 तो 0.5 बन जाएगा, होल नंबर रहेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला निकाल लिए। इसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इसका जरा जवाब समझना है, इसके जवाब का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज में हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो होगी वही होगी कि कार्बन जितना है उतना ही ऑक्सीजन होगा, उतने टाइम्स ही ऑक्सीजन होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमेशा 2 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जितने सही। कार्बन एटम्स होंगे उतने ही ऑक्सीजन एटम्स होंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा इन दोनों से डबल होगा, डबल एटम्स उसके लगे होंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि ग्लूकोज में हमेशा एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है ना? तो ये हमें जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। आपने तब तक डिवीजन करनी है जब तक होल नंबर्स में रहे हम, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी पहुंचे। अब ये ज्यादा हमें एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ये चलो मैं आज यहाँ पे रोक रहा हूँ, ताकि कल बाकी भी आ जाए, ताकि मैं एमसीक्यूज वाला पार्ट फिर उनके साथ और आपके साथ इकट्ठे ही डिस्कस करूँ। सही है। बस ये आज के लिए इतना ही है। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट्स किए हैं। एक हमने किया अपने पास कि किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, यहाँ से परसेंटेज कैसे निकालें। तो एमआर को बेसिस बनाते हैं कि एमआर में टोटल मास में से इतना हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन के इतने ऑब्टेन मार्क्स आएंगे टोटल में से, तो कितनी परसेंट होना चाहिए उसका, उस पूरे कंपाउंड के अंदर, उस पूरे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, इसी तरह ऑक्सीजन की। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए एमआर को बेसिस बनाते देखते हैं एमआर में कंट्रीब्यूशन कितना है उसका। ठीक है, तो उसकी तरफ से जो मैस आ रहा है डिवाइड बाय टोटल मैस, और आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। फिर इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि